This conference will now be recorded. अच्छा जी, इसमें हमारे पास कितने जो केसेस आ गए, अगर हम उसको ज़रा सम अप करें तो हमारे पास जो चीज़ें वो आ रही हैं वो उसमें इसमें हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी आ गई मेडिकल में, और प्लस एक मेडिकल फैसिलिटी आ गई और दूसरा आ गया हमारे पास मेडिकल अलाउंस। अच्छा, अब अगर हम इनको इंडिपेंडेंट केसेस के तौर पर लें तो हमारे पास मेडिकल अलाउंस समझें कि एक केस हो गया, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी, सी और डी, 4 केसेस अभी तक हमने मेडिकल के रिगार्डिंग वो डिस्कस कर लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें ये इंडिपेंडेंट केसेस थे। अगर आपको मेडिकल अलाउंस मिलेगा एग्जाम के अंदर तो आप उसमें क्या करेंगे, इट इज एग्जाम्ड अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। अच्छा, अब हम इनके कॉम्बिनेशन पढ़ने लगे हैं कि अगर हमें एग्जाम में मेडिकल अलाउंस भी मिले और हमें जो मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाए, दोनों चीज़ें मिल रही हों, तो उस कॉम्बिनेशन को कैसे डिस्कस किया जाएगा। देखें, पहले हम ये बात करते हैं कि अगर मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी हमें मिले ए प्लस बी। अच्छा, यहाँ से आगे चलने से पहले एक चीज़ ज़रा देख लें कि मेडिकल फैसिलिटी को मेडिकल अलाउंस के आने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ आ गई आपको? दोबारा सुन लें कि मेडिकल फैसिलिटी में आपको जो सिचुएशंस नज़र आ रही हैं बी सी डी, if these are provided independent or these are provided with medical allowance, the tax treatment of these facilities shall not be changed। इसके ऊपर मेडिकल अलाउंस आए या ना आए, एग्जाम में आपने इसको कुछ भी चेंज नहीं करना। हाँ, मेडिकल अलाउंस को इनकी वजह से फर्क पड़ेगा। कब? अगर मेडिकल फैसिलिटी हो, मेडिकल फैसिलिटी विद कॉन्ट्रैक्ट, अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिल जाए, यानी यहाँ पर, यानी अगर मेडिकल अलाउंस मिल जाए मेडिकल फैसिलिटी विद कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर मेडिकल अलाउंस क्या होगा, टोटली टैक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक लाइन लिखने लगा हूँ आपके लिए, आपने बस इसको जहन में रखना है। मेडिकल अलाउंस exempt up to 10% of the basic salary, but if medical allowance is provided with medical facility under the contract, then it is totally taxable। ठीक है जी, ये मैंने एक लाइन लिखाई, इसको आपने बेटा रट लेना है कि मेडिकल अलाउंस इज एग्जाम्प्ट अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, बट if medical allowance is provided with medical facility under the contract, then it is totally taxable। ये taxable होगा, ये बात आपने जहन में रखनी है। इसको थोड़ा अब समझा हम देंगे। इसको
मैं इसको भी एग्जाम्पलीफाई करने लगा हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। देखें, हम एक एग्जांपल अभी जो है वो एक और एग्जांपल के थ्रू इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अज्यूम करें कि हमारे पास एक एम्प्लॉई है मिस्टर तलहा। उनकी जो बेसिक सैलरी है दैट इज 50,000 पर मंथ। उनको जो मेडिकल अलाउंस मिल रहा है वो है जी 10,000 पर मंथ। ठीक, अगर सिर्फ यही हो हमारे पास, इसके अलावा कोई और डेटा मौजूद ना हो, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? हम करेंगे बेसिक सैलरी $50,000 इंटू 12 $600,000 और हम करेंगे मेडिकल अलाउंस वो आ जाएगा जी 10,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 120,000 और इसमें करेंगे लेस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो इनका जो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 60,000। तो इनकी जो टैक्सेबल सैलरी होगी वो हो जाएगी 660,000। की बात समझ आ गई आपको? अब चलते हैं आगे। हम कहते हैं जी कि मिस्टर तलहा को इस साल मेडिकल फैसिलिटी भी दी गई। इनको या इनकी वालिदा को या किसी भी डिपेंडेंट को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई अंडर द कॉन्ट्रैक्ट या नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, उसकी हम बात नहीं कर रहे। वो थी 200,000। ठीक, अच्छा, अब ये दोनों चीजें आ गई। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अब जरा इसको मैं हर चीज को अलग अलग डिस्कस करूंगा आपसे, आपने इसको बस ध्यान से देखना है। हम पहले अज्यूम करेंगे कि तलहा को जो मेडिकल फैसिलिटी दी गई वो थी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। और फिर हम अज्यूम करेंगे कि ये फैसिलिटी थी नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट में हम दो चीज़ों को अज्यूम करेंगे कि एक में हम कहेंगे कि तलहा ने वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रोड्यूस कर दिए, यानी एनटीएन और एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट, वो दोनों चीज़ें उसने प्रोड्यूस कर दी। और दूसरी सिचुएशन में उसने प्रोड्यूस नहीं की, तो फिर क्या होगा? अच्छा, इसको हम कहते हैं, ये हमारी सिचुएशन जो है, ये सिचुएशन बी, ये सी और ये डी हो गई। अब दोबारा उसी हम अपने क्वेश्चन को, बेसिक क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम कहते हैं कि जी सबसे पहले अगर अज्यूम किया जाए, क्या इसको अब मैं हम यहाँ से निकाल देते हैं। हम कहते हैं जी अगर अज्यूम करें कि हमजा को जो मेडिकल फैसिलिटी दी गई थी इट वाज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, इट वाज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और वो कितनी थी? 2 लाख रुपया। और इसमें यह भी अज्यूम किया गया कि तलहा ने उस मेडिकल प्रैक्टिशनर का एनटीएन नंबर और एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, अगर एग्जाम में ये बात ना बताई जाए तो क्या अज्यूम करेंगे? कि प्रोड्यूस कर दिए गए हैं, पॉजिटिव अजम्पशन लेंगे। तो ये क्या हो गई? एग्जाम। तो तलहा की जो टैक्सेबल इनकम आएगी वो आ जाएगी 6,60,000। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब सिचुएशन 2 के अंदर
हम ये बात सबको समझ आ गई बेटा? इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। सर इशू है सर, आपने लिखा है अगर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हो तो फिर मेडिकल अलाउंस जब मेडिकल फैसिलिटी के साथ दे दें तो टोटली टैक्सेबल होगा। टोटली टैक्सेबल होगा, सॉरी मैं गलत कह गया हूँ यहाँ पर। फिर मेडिकल अलाउंस जो है वो टोटली टैक्स होगा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर मेडिकल अलाउंस जो है वो टोटली टैक्स होगा। मेडिकल अलाउंस हमारा जो है वो 10,000 इंटू 12, ये हो जाएगा जी 120,000। तो टैक्सेबल अमाउंट जो है वो आ जाएगी 720,000। एग्री? इसमें हमने ए मेडिकल अलाउंस प्लस बी सिचुएशन को ऐड किया। ठीक हो गया जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। ये उसकी आगे टैक्सेबल सैलरी। अच्छा जी, अब हम अज्यूम करते हैं कि अगर जी मेडिकल अलाउंस क्यों ऐड किया इसमें? हमने अभी एक लाइन पढ़ी है कि मेडिकल अलाउंस इज टोटली टैक्सेबल इफ इट इज प्रोवाइडेड विद मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्जाम में ये दोनों चीजें मौजूद होंगी, मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी, तो मेडिकल अलाउंस की एग्जाम्पशन खत्म हो जाएगी, टोटली टैक्स होगा वो। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बी की बजाय यहाँ पर सी सिचुएशन लेते हैं कि ये मेडिकल फैसिलिटी थी तो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो मिस्टर तलहा से कहा गया कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें। तो मिस्टर तलहा ने कहा जी मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अब चूंकि जो शर्त थी मेडिकल फैसिलिटी की, एग्जाम्पशन की, वो खत्म हो गई, तो लिहाजा अब क्या होगा कि मेडिकल फैसिलिटी जो है वो टोटली टैक्स हो जाएगी। ठीक। मेडिकल अलाउंस लॉ ये कहता है कि मेडिकल अलाउंस इज टोटली टैक्सेबल इफ इट इज प्रोवाइडेड विद मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब लॉ ने ये नहीं कहा कि डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए या नहीं किए, उसने कहा मेडिकल अलाउंस मिल गया मेडिकल फैसिलिटी के साथ, अब ये टोटली टैक्स होगा। उसको तो ये तो टोटली टैक्स हो गया। ये इसलिए टोटली टैक्स हुई क्योंकि इसका डिफॉल्ट किया गया, इसकी जो कंडीशन थी उसको पूरा नहीं किया गया। तो अब जो टैक्सेबल इनकम होगी हमारे पास वो कितनी होगी? 920,000। जी बेटा, ये बात भी समझ आ गई आपको? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें कि मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बट डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रोड्यूस्ड। अब अगली चीज कि सर ये कितनी दफा पेपर में आया हुआ है? कभी भी नहीं ऐसा आया, कभी भी आज तक ऐसा नहीं आया कि एग्जामिनर ने कहा हो कि मेडिकल अलाउंस भी प्रोवाइड किया गया और मेडिकल फैसिलिटी भी दी गई और डॉक्यूमेंट्स जो थे वो शॉर्ट थे। ऐसा नहीं हुआ। क्या आ नहीं सकता? बिल्कुल आ सकता है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है तो उसमें आ भी सकता है, लेकिन आज तक कभी ये चीज़ टेस्ट नहीं। इससे जो पिछली सिचुएशन जो दो मैंने आपको करवाई हैं वो दोनों टेस्ट हो चुकी हुई। आगे चलें जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अच्छा जी, अब हम अज्यूम करते हैं कि ये जो मेडिकल फैसिलिटी है ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, दिस इज नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। मेडिकल फैसिलिटी नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अच्छा, अब मेडिकल अलाउंस अकेला हो या मेडिकल फैसिलिटी नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हो, तो अब यहाँ उसको एग्जेम्पशन 10% की मिलेंगी। अच्छा देखिए, मेडिकल फैसिलिटी तो टोटली टैक्सेबल है, नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, वो तो टोटली चली गई। अब यहाँ पर क्या होगा? इसका 120,000 और इसमें से हम लेस कर देंगे 10% ऑफ द बेसिक सैलरी विच इज
10,000, तो इसमें हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी 60,000। तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई 860,000। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन क्या आ गई डी। इसका भी स्क्रीनशॉट बेटा ले लें। जी इट्स ओके जी। अब मैं दोबारा समराइज करके फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने जो बात की, ये हमारा प्लेटफॉर्म था। हमने मेडिकल की बात की कि भी मेडिकल के अंदर ये सिचुएशन ये हो सकती है कि मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल अलाउंस मिलेगा और वो 10% एग्जाम्प्ट होगा। मेडिकल फैसिलिटी नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इट इज टोटली टैक्सेबल। मेडिकल फैसिलिटी under the contract and documents produced totally exempt. Medical facility under the contract but documents are not produced, it is totally taxable हो जाएगी। उसके बाद हमने ये बात की कि अगर मेडिकल अलाउंस आपको मिल जाए, मेडिकल अलाउंस मिल जाए किसके साथ, विद मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर ये वाली जो एग्जेम्पशन है ये ख़त्म हो जाएगी। फिर मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्स हो जाएगा, राइट। और एक बात मैंने आपको ये कही कि मेडिकल अलाउंस के बाद, ये देखो यार ये किसी का माइक चल रहा है ये। जी तो ये हो जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको ये कही कि मेडिकल अलाउंस को फर्क पड़ेगा मेडिकल फैसिलिटी के साथ, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी को मेडिकल अलाउंस के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये बातें थी जी जो हमने मेडिकल अलाउंस तक डिस्कस की। अच्छा, एग्जाम में एक दफ़ा उसने इंश्योरेंस का जो है ना वो भी दिया हुआ है कि इंश्योरेंस जो होगा उसका क्या होगा। तो सुन लें, अगर एग्जाम में हमें इंश्योरेंस हो कि वो कहे कि जी एम्प्लॉय की तलहा की इंश्योरेंस करवाई गई थी और कंपनी ने वो इंश्योरेंस की पेमेंट की गई थी, तो वो आपका ये वाला बी केस होगा, उसमें मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्स होगा। तो इंश्योरेंस को क्या कंसिडर किया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड, उसको बी सिचुएशन में कंसिडर किया जाएगा। तो इंशाअल्लाह वज़्ज़ा जल ये जितने मैंने केसेस आपको करवाए हैं मेडिकल अलाउंस में, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब आप आई कैप के पिछले सारे पेपर जब से आई कैप बना है इंशाअल्लाह वज़्ज़ा जल इसमें से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको लिखवाई वो ये वाली थी, बेशक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें कि मेडिकल अलाउंस इज एग्जाम्प्ट up to 10% of the basic salary, but if medical allowance is provided with medical facility under the contract then it is totally taxable। ये बात को आपने रट्टा लगा लेना है। जी चलें जी आगे। यहाँ पर बेटा किसी का क्वेश्चन हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। जी जी अरहम, आप सुन रहे हो बेटा, मुझे आवाज आ रही मेरी? जी सर उस्मान आ रही आसिफ, जी सर, यस सर। अच्छा बेटा ये क्लियर हो गया ये? जी सर, एब्सोल्युटली क्लियर है। चलें चलें अब चलते हैं जी। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ गया जिसकी हर चार्टर्ड अकाउंटेंट नौकरी के बाद ख्वाहिश करता है। एक और ख्वाहिश भी करता है लेकिन वो आप सबको पता है, फिलहाल मैं उसका नाम तो नहीं ले रहा। लेकिन जो दूसरी जो ख्वाहिशें हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक है गाड़ी और दूसरा है घर। आपको नजर आ रहा है जी, ये देखें। यस सर।
Yes, एक sir. विला है बड़ा खूबसूरत, और ये देखें ये एक गाड़ी है। अल्लाह ताला आपकी किस्मत में करे जी ये गाड़ी, मेरी तरफ से तो आपकी है जी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा कि अगर ये गाड़ी, देखें इससे पहले हमने बात की थी कन्वेंस अलाउंस हर महीने दिया जाए तो वो टोटली टैक्सेबल है। उसके बाद था आपको हाउस रेंट अलाउंस, वो भी टोटली टैक्सेबल था। अब हम बात कर रहे हैं कि आपको गाड़ी दी जा रही है। क्या दी जा रही है? गाड़ी या घर। तो पहले बेटा गाड़ी को हम देखते हैं कि गाड़ी अगर किसी एम्प्लॉय को दी जाए तो उसके बेनिफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखें, इस गाड़ी का पेट्रोल कंपनी डाल रही है, इस गाड़ी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कंपनी की, ठीक, यानी सारे अखराजात कंपनी के। अच्छा, अब आपने मेरे से यहाँ से ये सवाल नहीं करना कि सर अगर ऐसा हो जाए वैसा, जितनी चीज़ बताऊंगा बस उतनी ही इंशाल्लाह ताला पेपर में आएगी, उससे बाहर नहीं आएगी, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। लेकिन इसको क्या क्या यूज़ हो सकते हैं? नंबर 1, अच्छा एक तो इसका यूज़ देखेंगे हम कि इसका यूज़ क्या है गाड़ी का, और दूसरा इसकी एक्विजिशन, यानी कंपनी के पास ये गाड़ी आई कैसे, ठीक है, और दूसरा इसका यूज़। अच्छा जी, एक हो सकता है कि कंपनी ने ये गाड़ी परचेज की हो, ठीक। दूसरा इसका ये सीन हो सकता है कि कंपनी ने ये गाड़ी जो है वो लीज करवाई हो, फाइनेंस लीज। और तीसरा ये सीन हो सकता है कि कंपनी ने इसको रेंट पे लिया हो। रेंट ए कार वाली नहीं होती? अच्छा, इस रेंट ए कार को आप में से शायद कुछ लोगों ने पढ़ा हो, तो इसको हम ऑपरेटिंग लीज भी कहते हैं। इसको ऑपरेटिंग लीज भी कहते हैं, ठीक है। इसका यूज अब देखिएगा, इस गाड़ी का पहले यह कि गाड़ी कंपनी की है, एम्प्लॉय की नहीं है। इसका पहला यूज सुनिएगा। पहला यूज इसका ये है कि ये गाड़ी जो है ये हो रही है बिजनेस यूज में। तो इसका क्या पैरामीटर्स मैंने आपको बताया? सर इससे लिखा अब नजर नहीं आ रहा। इससे नजर नहीं आ रहा, मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको नजर ना आए। मैंने लिखा हुआ है और सर बिजनेस नजर आ यूज, रहा है। मैंने लिखा हुआ है बिजनेस यूज, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। मैंने इसीलिए इसको लाइट कलर से लिखा कि आपको ये नजर आना भी नहीं चाहिए। इसकी एक वजह है। क्या वजह है वो? मैंने कहा कि अगर गाड़ी कंपनी की है और बिजनेस के यूज में आ रही है तो इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। मैंने आपको एक बड़ा क्लियर कट पैरामीटर बताया हुआ है। कोई भी एसेट जो बिजनेस यूज के लिए होगा, क्या वो मेरा बेनिफिट होगा या नहीं? नहीं होगा सर. शाबाश। तो हमारा असूल यही है सैलरी को सॉल्व करने का, कि सबसे पहले देखेंगे क्या ये बेनिफिट की कैटेगरी में फॉल भी कर रहा है या नहीं। अगर तो ये बेनिफिट ही नहीं है तो हम क्वेश्चन में आगे नहीं चलेंगे, ये हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। हम कब आगे चलेंगे? अगर हम कहेंगे ये बेनिफिट है, जैसा अभी हमने पढ़ा मेडिकल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे बेनिफिट्स थे और उसको हमने टैक्सेबल अमाउंट में कैलकुलेट करना सीखा। तो पहली बात तो ये है, कोई भी एसेट, वो गाड़ी हो या कोई भी हो, वो हमारा बेनिफिट ही नहीं है। दूसरी दो चीज़ें और हो सकती हैं। नंबर 1 कि ये आपके पर्सनल यूज में गाड़ी थी, और दूसरा हो सकता है बोथ यूज में हो। दोनों, बोथ से मुराद पर्सनल
प्लस बिजनेस। तो इसके लिए एग्जामिनर दोनों वर्ड यूज करता है। वो कहता था कार वाज यूज फॉर बोथ पर्पजेस, या वो कहता था कार वाज यूज फॉर पर्सनल एंड बिजनेस पर्पजेस। इस इन तीन केसेस के अलावा या तो वो कहेगा ये बिजनेस के लिए थी, या वो कहेगा पर्सनल के लिए, या वो बोथ पर्पज के लिए, राइट। और एक केस है कि उसने कहा जी गाड़ी रेंट पे ली गई है। इसके अलावा इंशाल्लाह आपको कोई और केस नहीं मिलेगा। अब सुन लें, वो कहता है जी इसको वैल्यूएट कैसे करना है, इस बेनिफिट को कैलकुलेट कैसे करना है जो इस गाड़ी को मैं चला के ले रहा हूँ। नंबर वन, इसकी डिप्रिसिएशन का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर टू, इसके फाइनेंशियल चार्जेस का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस गाड़ी में कितना पेट्रोल डाला जा रहा है उसका भी हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा लिंक किसके साथ है वो सुनिएगा। लॉ ये कहता है कि अगर तो ये गाड़ी परचेज है तो इसकी जो कॉस्ट होगी, इसकी जो कॉस्ट होगी वो वैल्यू हमारे लिए रेलेवेंट है। और अगर ये फाइनेंस लीज पे है, यानी आपने बैंक से लीज करवाई है गाड़ी, तो फिर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू मेरे लिए रेलेवेंट होगी, राइट। हमने कहा ठीक है, वैल्यू आ गई। मैं कहता हूं कि जी मैंने गाड़ी अगर परचेज की है तो उसकी जो कॉस्ट है मेरे लिए वो मेरे पास है जी, फर्ज करें 15 लाख। सो वट, क्या करूं 15 लाख का, इसको सैलरी में ऐड कर दूं, या वो गाड़ी अगर हम फेयर मार्केट वैल्यू पे ले रहे हैं तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो है 16 लाख रुपया अगर लेते तो। अब क्या करें, लॉ कहता है कि इस वैल्यू को अगर ये पर्सनल यूज में है तो फिर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें 10% के साथ, और अगर ये बोथ यूज में है तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 5% के साथ, ठीक। और अगर ये गाड़ी लीज करवाई है तो फिर क्या करें कि फिर इस वैल्यू को अगर पर्सनल यूज में है तो 10% से मल्टीप्लाई करें, अगर बोथ यूज में है तो 5% के साथ करें। चले हम इसकी एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जरा मजीद आसान हो जाए। अच्छा, हमने कहा अगर रेंट पे है, उसने कहा जी रेंट का एक ही तरीका है कि उसका रेंट उसकी सैलरी में ऐड करते हैं। रेंट जो कंपनी पे कर रही है, जो कंपनी पे कर रही है रेंट कार वालों को, और एम्प्लॉई पर्सनल यूज में कर रहा है, तो वो रेंट उसकी सैलरी में टोटली टैक्स हो जाएगा। हमने कहा अगर ये गाड़ी बोथ पर्पज में यूज हो रही हो जो हमने रेंट कार वालों से ली है, तो लॉ लॉ तो नहीं कहता ये, अब ये अंडरस्टैंडिंग है। अब ये अंडरस्टैंडिंग है कि फिर आप उस रेंट का क्या करें, 50% जो है वो उसकी सैलरी में ऐड करते हैं, ठीक। ये आज तक ये वाला सीन कभी पेपर में नहीं आया, ये पेपर में बारहा आ चुका हुआ है। ये वाला केस भी पेपर में आ चुका है, ये भी आ चुका हुआ है। चलें हम एक जो है वो इलस्ट्रेशन से इसको समझते हैं। हम कहते हैं कि जनाब एक एम्प्लॉई हैं हमारे मिस्टर तलहा। अब मिस्टर उस्मान को कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉई हैं हमारी कंपनी में। तो मिस्टर उस्मान है हमारे एम्प्लॉई, and he has provided data to compute his taxable income. Number one, his basic salary per month is 100,000. Then he is also receiving medical allowance 8,000 per month, ये भी इनको मिल रहा है, ठीक है। And he has also received a car from the company. ये कार उनको कंपनी से मिली हुई है। तो पहले जरा हम इनको ही कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। इंटू 12 इज इक्वल टू ₹1.2 मिलियन। थोड़ा सा आगे करते हैं, ₹1.2 मिलियन, और ये हो गया इंटू 12 96,000, 96,000 लेस 10% of the
बेसिक सैलरी। ये जरा पॉइंट नोट कीजिएगा। अब अगर 12 लाख का मैं 10% लूंगा तो आंसर क्या आ रहा है? 120। 120। अब देखिएगा, ये असूल ये है कि मेडिकल अलाउंस इज एग्जाम्ड अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। 10% तक है, यानी मिस्टर उस्मान को जो मेडिकल अलाउंस में एग्जेम्पशन थी वो 1,20,000 की थी। अगर मिस्टर उस्मान को अलाउंस मिला 80,000, सारा एग्जेम्प्ट। अगर मिस्टर उस्मान को अलाउंस मिला 96,000, सारा एग्जेम्प्ट। अगर मिस्टर उस्मान को अलाउंस मिलेगा 1,00,000 रुपया तो सारा एग्जेम्प्ट। अगर मिस्टर उस्मान को अलाउंस मिलेगा 1.5 लाख रुपया तो फिर 1,20 माइनस करेंगे, उसमें से 30,000 जो है वो उनकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। अब समझ आई है? इसलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1,20,000 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 96,000, क्योंकि सारा ही एग्जाम्प्ट हो गया ना, तो यहाँ वर्ड एग्जाम में लिख देंगे एग्जाम्प्ट। समझ आ गई? यानी दूसरे अल्फाज में, अगर मेरे पास ये जो 10% आ रहा है, ऊपर वाली अमाउंट अगर इससे बड़ी हो तो फिर आपने 1,20 पूरा लिखना है, लेकिन अगर ऊपर वाली अमाउंट छोटी हो तो उसी अमाउंट को लिख के आगे एग्जाम्प्ट कर देना है। बाकी इसको जैसे मर्जी आप समझ लें, ये आपकी ऑप्शन है। अब हम कहते हैं जी कार मिली। ठीक, पहली ऑप्शन ये है कि मिस्टर तलहा जो हैं वो कार को इस्तेमाल करते हैं और वो कार जो है वो कंपनी ने परचेज की है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 मिलियन। तो मिस्टर तलहा उसको किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, पर्सनल पर्पज के लिए, तो इसका 10% उनकी सैलरी में ऐड किया जाएगा, विच इज 150,000। तो ये हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा जी, 1,350,000। फिर मिस्टर तलहा की सैलरी ये होगी। एक बात समझ आ गई आपको? जी मेरा बेटा, पहली बात समझ आ गई? यस सर। कार यस सर। परचेज है, कॉस्ट लेंगे, उसका यूज क्या है, पर्सनल, तो 10% से मल्टीप्लाई कर दें। अब आगे चलते हैं। अगर हम ये अज्यूम करें कि ये गाड़ी जो थी ये परचेज नहीं की गई, बैंक से किस्तों पे ली गई, ठीक, तो फिर क्या करना है हमने, फिर हमने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को लेना है। ठीक, तो फिर कितना आएगा जी, यहाँ पर 150 की बजाय हमारे पास आंसर आ जाएगा 160,000, और ये बन जाएगा 13,60,000। फिर ये टैक्सेबल अमाउंट आएगी। इस ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक, चलें आगे चलते हैं। अगर हम कहें कि ये गाड़ी, सॉरी यहाँ कॉस्ट नहीं, यहाँ तो फेयर मार्केट वैल्यू होना चाहिए था, फेयर मार्केट। अगर हम कहें कि ये गाड़ी लीज्ड थी लेकिन बोथ पर्पज के लिए यूज हो रही थी, अब क्या करेंगे, अब बोथ पर्पज के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5% से। ठीक, अब यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारे पास, 80,000। एम आई राइट कि आपका 1.6 मिलियन का 5% 80,000, तो टोटल हमारी इसकी टैक्सेबल इनकम आएगी 1,280,000। इस ओके जी? तो इससे हमें ये पता चला कि एग्जाम में हमने क्या काम करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब एग्जामिनर करता क्या है एग्जाम में, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर मुझे डेटा कैसे देगा। वो बड़ी कहानियां सुनाता है। वो कहेगा जी गाड़ी परचेज की गई 15 लाख रुपए की, whereas its fair market value was 1600, राइट, इसकी वैल्यू जो थी वो 1600 होती अगर
हमने सस्ती परचेज कर ली, ठीक है। अगर हम इसको लीज पे परचेज करते तो उसकी अगर हम बैंक को रेंटल पे करते इस साल तो वो होती 1,20,000, ठीक है। इस गाड़ी की डिप्रिसिएशन जो थी वो इस साल की थी 1.5 लाख रुपया जो चार्ज की गई। एंड दिस कार वाज यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस, और पर्सनल यूज में गाड़ी यूज हो रही थी। भाई बात यह है कि हमने इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन से परे रहना है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन से परे रहना है, तब कामयाब होंगे। देखें मैं आपको एक हदीस सुनाऊं। दुनिया में वो शख्स जो बुराइयों से बच के रहता है और अच्छी चीजों को पिक करता है, उसका मुकाम क्या है? जन्नतुल फिरदौस। ऐसे ही है, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल। जी सर। ओके, और सैरी तो नहीं चढ़ गई आप लोगों को? अच्छा, अब देखें नहीं फिलहाल तो कम का है। कि जो डेटा इररेलेवेंट एग्जाम में मौजूद है वो समझ लें बुराई है। वो क्या है? बुराई है। और रेलेवेंट डेटा क्या है? अच्छाई है। अच्छाई को पिक करेंगे तो पास हो जाएंगे, जन्नत मिल जाएगी, राइट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, जल्दी शादी भी हो जाएगी, नौकरी भी जल्दी मिल जाएगी, कारोबार भी जल्दी शुरू कर सकते हैं। और अगर बुराई को पिक करेंगे तो फिर आप अक्सर ये कहा करेंगे कि यार इमरान साहब से मैंने 2 दफ़ा टैक्स पढ़ लिया है, कुछ समझ नहीं आ रही, मैं फेल क्यों हो रहा हूँ, राइट। तो यही वो बेसिक वजह है जिसकी वजह से इस मार्केट में ये मशहूर है कि कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो पूरे होते हैं और कुछ आधे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं यार मैं तो बड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन बात ये है कि आई कैप मुझे पास ही नहीं करता। यानी ये मेरा कसूर नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आई कैप का कसूर है, ये हाल होगा। तो इसलिए बेटा बेसिक प्रिंसिपल के साथ चिमट जाना है। अब देखें इसमें हमारे पास इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है? ये वाली। भाई जब उसने बता दिया कि मैंने परचेज की है तो मेरी ये इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है, मैंने इसको पिक करना है, ठीक। दूसरा उसने मुझे कहा है जी पर्सनल यूज, मेरे लिए ये जो इंफॉर्मेशन है ये भी इररेलेवेंट, मेरा इसके साथ भी कोई ताल्लुक नहीं, मेरा इसके साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने एग्जाम में चुप करके लिखना है कार प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर और ब्रैकेट में लिखूंगा 15 लाख और उसको 10% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर वो यहाँ इस लफ्ज की बजाय लिख दे बोथ यूज, इस लफ्ज की बजाय क्या लिख दे कि कार इज यूज फॉर बोथ पर्पजेस, बोथ यूज में है, तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर कार में 15 लाख रुपया इंटू 5% ले लूंगा मैं उसका, ठीक। अगर मुझे एग्जामिनर ये कहे कि गाड़ी की एक्चुअल कॉस्ट जो थी वो 15 लाख थी, यही कहानी सुनाए, और फिर आगे से कहे कि ये गाड़ी बैंक से लीज करवाई गई थी, तो भाई फिर मेरे लिए कॉस्ट इररेलेवेंट है। फिर मेरे लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक। मेरे लिए ये भी इररेलेवेंट, ये भी इररेलेवेंट, बोथ यूज के लिए मैं क्या करूंगा फिर कि मैं 1.6 मिलियन को मल्टीप्लाई करूंगा 5% के साथ। तो एग्जाम में ये मत सोचें कि उसने आपको बड़े जनाब वो हलवा पका के उसको तैयार करके गर्म करके साथ जामे शीरी आपको पेश करेगा कि आप मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये सवाल हल कर, और सत्य ही कह रहा है, तो फिर तो सारा पाकिस्तान ही चार्टर्ड अकाउंटेंट होता। पाकिस्तान बने हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे ख्याल नहीं है पाकिस्तान में। तो ये वजह है कि आपने एक मोमिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। और मोमिन चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होता है? जो गलत कामों को नहीं अडॉप्ट करता, ठीक है, जो सवाब के काम को देखता है। तो सवाब किसको कहते हैं? वो इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट है। अब समझ आ गई मेरा बेटा आपको? जी सर। चल, बड़ी मेहरबानी आपकी। तो हमने एग्जाम के अंदर इस चीज को ही देखना है कि हमें क्या इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है, और इररेलेवेंट जितनी मर्जी स्टोरियां सुनाए हमने उसके ऊपर कान नहीं धरने, राइट।
ये खतुवात शैतान है, शैतान के रास्ते हैं, उन पे हमने नहीं चलना। ले जी, ये हमारा भी गाड़ी का हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और कि अगर वो ये कहे कि एम्प्लॉय को गाड़ी जो थी उस साल के दौरान दी गई, यानी उसको गाड़ी जो दी गई वो दी गई उसको सितंबर में, तो हमने 30 जून तक देखना है कि उसके पास क्या पोजीशन बनती है 2020 तक। कितने माह बन गए जी? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर प्लस 6, 10 माह। फिर इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? फर्ज करें यही सीन है तो हम करेंगे इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, फिर टाइम फैक्टर को भी कंसिडर करेंगे, ठीक। और अगर ये गाड़ी पूरा साल उसने इस्तेमाल की है तो फिर टाइम फैक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उससे मुराद है 12/12। तो 12/12 क्या हुआ? 1। तो 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सही आंसर वही आएगा। तो अब यहाँ पर हम उसको टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक और चीज़ सुने। अच्छा, अब देखें, ये गाड़ी हमने 4 साल पहले खरीदी थी, उस वक्त उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 16 लाख, लीज पे ली थी हमने। तो ये गाड़ी कंपनी के पास थी और पहले इसको इस्तेमाल कर रहा था मिस्टर जीएम और हम हैं मिस्टर एफएम। तो उन्होंने यही गाड़ी हमें दे दी। आज इस गाड़ी की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो है 12 लाख रुपया 4 साल बाद। तो लॉ ये कहता है ये वैल्यू मेरे लिए फिर भी रेलेवेंट नहीं है, ठीक। मुझे क्या करना है? मिस्टर एफएम के लिए भी 16 लाख को ही यूज करना है। ये गाड़ी 1 लाख रुपए की हो जाए, 20 साल चली जाए, ठीक, 30 साल चले ये गाड़ी, हमने हमेशा उस एम्प्लॉय की सैलरी में जो वैल्यू ली जाएगी वो कौन सी मेरा बेटा ली जाएगी? जो इंसेप्शन पे होगी। ये बात बड़ी ध्यान से रखनी है। गाड़ी की वैल्यू कौन सी उठानी है? जब ये गाड़ी परचेज की गई या ये गाड़ी जो थी लीज पे ली गई, उस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू, जिसको हम इंसेप्शन कहते हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो ज्यादती है। एक जीएम ने गाड़ी इंजॉय की 16 लाख रुपए की, मुझे गाड़ी मिली तो 2 लाख रुपए की थी और मेरी गाड़ी में 16 लाख का 10% ऐड किया जाएगा, ये ज्यादती है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। एक स्टैचू शायद आपको नजर आए, तो उसको क्या बोलते हैं वो जो फिल्मों में दिखाते हैं स्टैचू? सर जी वो जिसने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी होती है, कानों में जी अंधा जी होता जी, है। हाँ जी बिल्कुल। क्या कहते हैं उसको? किसी को पता है? आई थिंक सर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी लिबर्टी कहते हैं सर, मेरे कंफर्म नहीं है लेकिन मेरे ख्याल है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। अच्छा, मैं आपको एक दफा दिखा दूं। ये देखें जी, या ये तो इसने नकाब किया हुआ है माशाल्लाह। ये तो नकाब वाले की आ गई। ए मेरा ख्याल है ये है, उसने पट्टी बांधी हुई आंखों पे। ये देख रहे हैं? इसमें आपको दो, इस तस्वीर में आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी। देखिए मैं इसको कॉपी करके आपको इधर दिखाता हूँ। अरे खातून कौन? हाँ जी, मेरी फैंसी है ये। माशाल्लाह सर, मुबारक है। चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ, तुम इससे शादी कर लेना। हद होगी यार, तुम टैक्स पढ़ रहे हो खातून के पीछे पड़ गए जी। अच्छा जी, ये देखें इसके आंखों पे देखें पट्टी है और ये पलड़ा देख रहे हैं, ये बैलेंस नहीं है। इसलिए आइंदा से ये खातून आपको दिखाने का मकसद ये था
कि आपने मेरे से ये सवाल नहीं किया करना, सर ये तो ज्यादती है। भाई आप खुद अपने सामने देख रहे हैं कि कानून का पलड़ा दोनों बराबर नहीं है और उसने आंखों पे पट्टी भी बांधी हुई है। ये बात अब टैक्स के लिए जहन में रखनी है। क्यों? और हम याद रहेगी मेरा बेटा? जी सर जरूर। हाँ, ये तो इंशाल्लाह नहीं भूलेगी आपको। अपने घर वालों का ना कहना मैंने इससे शादी करनी है, मार मार के निकाल देंगे घर से बाहर कि यार किस टीचर के पल्ले पड़ गए, माजरत के साथ। लें जी, ये बात समझ आ गई। इसलिए ये नहीं सोचना एग्जाम में कभी प्रैक्टिकलिटी को उसके साथ बेटा नहीं आपने मैच करना। ठीक हो गया? आपने सिर्फ जो बात करनी है वो ये कि भाई लॉ ने ये कहा है, मैंने उसी को फॉलो करना है। अच्छा जी, अब चलते हैं अकोमोडेशन के ऊपर। हमारे पास 15 मिनट है जी। अब हम अकोमोडेशन के ऊपर आते हैं कि अगर अकोमोडेशन दी जाए एग्जाम में, उसका क्या हल होगा। इसका असूल सुनिएगा कि जो अकोमोडेशन है उसको कंपेयर किया जाएगा, उस जो अकोमोडेशन है ना उसके, अब यहाँ इसकी कॉस्ट को नहीं देखा जाएगा। देखें, कार के लिए हमने उसको कैसे बेनिफिट में कन्वर्ट किया था। कार को हमने कार की कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू को यूज किया था। ये लॉ ने हमें पैरामीटर्स बताए। कहाँ लिखे हुए? रूल्स के अंदर, या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं लिखे, इनकम टैक्स रूल्स 2002 में लिखे हुए हैं। अब अगला सवाल कि अकोमोडेशन को बेनिफिट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। पहली चीज, अकोमोडेशन का जो एरिया है दिस इज नॉट रेलिवेंट। किसी एम्प्लॉय को घर जो है वो 10 मरले का दिया जाए, 5 मरले का दिया जाए, 1 कनाल पे दिया जाए, उसकी लोकेशन रेलिवेंट नहीं, उसकी फर्निशिंग, ये फर्निश्ड था या नहीं था, ये भी रेलिवेंट नहीं है। यानी इस घर की कोई चीज हमारे बेनिफिट के लिए रेलिवेंट नहीं है। तो फिर हाँ, इस घर की रेलिवेंट नहीं, बल्कि उस एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है वो इस चीज का तयन करेगी कि इसका बेनिफिट इसको कितना मिल रहा है। अब से देखिएगा, तो उसका तरीकेकार क्या है कि हम देखेंगे कि भाई इस घर का एक्चुअल रेंट क्या है। वैसे फर्ज करें कि ये कंपनी का घर नहीं, एम्प्लॉय ने एक घर जो है वो किराए पे लिया और कंपनी उसका रेंट पे कर रही है। यहाँ ध्यान से सुने कि अगर कंपनी एम्प्लॉय को हर महीने पेमेंट कर रही है तो ये बेटा अलाउंस है, दिस इज नॉट अकोमोडेशन। इशू ये है कि एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए, उसने ये घर पे रहता है और कंपनी उस घर का रेंट या तो डायरेक्ट ओनर को दे रही है या मिस्टर ए को देती है कि तुम दे दो, लेकिन उसको दी अकोमोडेशन गई। इसको ध्यान में रखना है आपने। तो उस घर का एक्चुअल रेंट एक। अच्छा, अगर वो घर हो ही कंपनी का, ऐसे बहुत सारे इदारे हैं, पैकेजेस हैं, इनके अपने हॉस्टल्स हैं, इनके अपने फ्लैट्स हैं जहां पर अपने एम्प्लॉयज को रखते हैं, तो उस सूरत में उसका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट उसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक हो गया? उस घर की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको कंसिडर किया जाएगा। एक न्यूमेरिकल में एक पॉइंट आएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा बंगले का कि वो क्या था, आगे फाइनल में जब चैप्टर नंबर 10 में ये करेंगे। तो उसको, और उस एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है उसका 45% लिया जाएगा। इसमें जो हायर अमाउंट होगी ना वो टैक्सेबल होगी। ठीक, तो इस घर को टैक्सेबल बेनिफिट में कन्वर्ट करने का तरीकेकार क्या हुआ कि एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू और बेसिक बेसिक सैलरी का 45% विच एवर इज हायर लिया जाएगा। अच्छा, अब सुनिएगा, अगर एग्जाम में आपको एमटीएस की डिटेल गिवन हो तो फिर आपने यहाँ एमटीएस यूज करना है। सीए में आज तक उसने कभी एमटीएस नहीं दिया। अगर एग्जाम में एमटीएस गिवन हो तो फिर आपने बेसिक सैलरी को यूज नहीं करना। मैं फिलहाल, आपको टाइम कम है, मैं ये इलस्ट्रेशन नहीं करवाऊंगा एमटीएस की। मैं जो नॉर्मल हमारे सीए में जो क्वेश्चन आ रहा है रूटीन का, मैं वही आपको करवाऊंगा। राइट? अच्छा जी, लेट्स सपोज कि अज्यूम करें कि हमारे पास एक हैं जी मिस्टर
हाफिज सिद्दीक ये जॉब कर रहे हैं। इनकी जो बेसिक सैलरी है वो है जी 40,000 पर मंथ इंटू 12 हो गया, तो ये आ गई जी 480,000। ठीक, इनको मेडिकल अलाउंस भी दिया जा रहा है और वो है जी 5,000 पर मंथ, 60,000। तो इसमें से हम लेस करेंगे 10% ऑफ द बेसिक सैलरी विच इज 48,000। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 12,000। उनको एग्जामिनर कहता है कि कार भी दी गई है जो 3 साल पहले परचेज की गई थी 7 लाख रुपए की, जबकि आज उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 4 लाख है और इसके पर्सनल यूज में है। तो हम उस कॉस्ट का 10% लेंगे तो 70,000 ये भी उसकी सैलरी में आ जाएगा। फिर वो कहता है कि मिस्टर हाफिज को कहा गया कि भाई ये घर है, ठीक है, आप या तो हमसे वो ले लो या हमसे हाउस रेंट अलाउंस ले लो, और वो हाउस रेंट अलाउंस जो है वो है 20,000 पर मंथ। दो ऑप्शन दी गई मिस्टर हाफिज को, हाउस रेंट अलाउंस या घर। उन्होंने कहा जी इसको ले लो या इसको, तो मिस्टर हाफिज ने कहा जी आप मुझे घर दे दें। तो इससे ये पता चला कि एक्चुअली इनडायरेक्टली एग्जामिनर हमें इस घर का रेंट बता रहा है, यानी हाउस रेंट अलाउंस बता के वो क्या कर रहा है कि एक्चुअली हमें इस घर का रेंट बता रहा है। अब हम एग्जाम में लिखेंगे अकोमोडेशन। अच्छा, अगर वो कहता कि मिस्टर हाफिज को दोनों ऑप्शन दी गई, मिस्टर हाफिज ने इस ऑप्शन को चूज कर लिया 20,000 को, तो फिर तो क्वेश्चन आसान हो गया। 20,000 इंटू 12, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, क्योंकि अकोमोडेशन की तरफ गया ही नहीं। तो जब अकोमोडेशन की तरफ जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि इसका क्या तरीकेकार है उसके पास। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं अकोमोडेशन में क्या असूल है कि आपने इसका करना है जो अलाउंस इसको दिया गया था या रेंट एग्जाम में गिवन हो, 20,000 इंटू 12 तो 240,000 और 45% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो हमारे पास आ गया 400 इंटू 0.4 जी 2,16,000 विच एवर इज हायर। तो ये अमाउंट है, तो इसकी सैलरी में 2,40,000 रुपया ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, विच एवर इज हायर ये इसकी सैलरी में ऐड किया जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया जी 480 प्लस 12 प्लस 70 प्लस 240। तो इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई 802। अच्छा, एक बड़ा कॉमन एग्जामिनर का ये रहा है, वो सिर्फ एक लफ्ज अंग्रेजी का लिखता है अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, बस कुछ भी नहीं लिखता फर्निश्ड अनफर्निश्ड क्या थी, बस वो कहता है जी फ्री अकोमोडेशन वाज प्रोवाइडेड। तो फिर अच्छा, अब देखें उसने हमें ये लाइन दी नहीं ना, ये वाली, ये तो उसने इंफॉर्मेशन एग्जाम में मिस है। तो आप क्या करेंगे, फिर एक ही लिखेंगे सिर्फ 45% ऑफ द बेसिक सैलरी, और डायरेक्ट यहाँ पर आप 2,16,000 को लिख देंगे। अगर एग्जाम के अंदर उस घर का रेंट या उसकी फेयर मार्केट वैल्यू या उसके मुतबादिल हाउस रेंट अलाउंस गिवन ना हो तो क्या करना मेरा बेटा, डायरेक्ट उसकी बेसिक सैलरी का 45% उसमें ऐड कर देना है। अच्छा, और
अगर ये घर पूरे साल के लिए आपको ना मिला हो, पार्ट ऑफ द ईयर मिला हो, तो आपने इस अमाउंट को क्या करना है, उसके साथ टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर कहा जाए 10 माह के लिए तो आपने इस अमाउंट को 10/12 करना है, 6 माह के लिए तो 6/12 करना है। यानी ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, घर का भी और कार का भी, कि अगर ये पूरे साल के लिए आपको ना दिए जाएं तो आपने जो बेनिफिट है उसको टाइम/12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आपका एक इसमें चीज़ है, ये कंसिडर होनी है। ठीक हो गया जी। तो आपने क्या असूल याद रखना है इन दोनों का, कार का रट्टा लगाना है आपने इस चीज को, परचेज होगी तो कॉस्ट, फाइनेंस लीज या खाली लीज वर्ड यूज होगा तो फेयर मार्केट वैल्यू, कौन सी दोनों इंसेप्शन की, रेंट के केस में रेंट, पर्सनल यूज होगी तो 10%, बोथ यूज होगी तो 5%, और बिजनेस यूज होगी तो ये मेरा बेनिफिट ही नहीं है। ठीक हो गया। तो ये उसकी सैलरी में ऐड किया जाएगा। पूरे साल की होगी तो टाइम फैक्टर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और अगर पार्ट ऑफ द ईयर के लिए होगी तो मल्टीप्लाई करेंगे। अकोमोडेशन का एक ही रूल है, एक्चुअल रेंट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द जो घर है, और 45%। एक इसकी एक्सेप्शन ऐसी है जो आज तक पेपर में नहीं आई, वो क्या है सुन लीजिएगा। अगर आपको घर, पाकिस्तान को उन्होंने तमाम सिटीज को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक है लार्ज सिटीज और एक है स्मॉल सिटीज। लार्ज सिटी में आपका लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, ये आते हैं। स्मॉल सिटीज में जैसे आपका ये शेखुपुरा है, ठीक है, हाफजाबाद है, ऐसे आते हैं। अगर कोई एम्प्लॉई नौकरी कर रहा है और वो कंपनी लार्ज सिटी में है तो उसके लिए 45% ऑफ द बेसिक सैलरी लेंगे। अगर वो स्मॉल सिटी के अंदर है तो फिर उसकी लिमिट 30% ऑफ द बेसिक सैलरी होगी। यानी फिर हम यहाँ एग्जाम में 45 की बजाय 30% लिखेंगे, लेकिन ये आज तक कभी पेपर में नहीं आया। क्या हमारे सिलेबस में नहीं है। लिख सकता है एग्जामिनर, द मिस्टर हाफिज इज वर्किंग इन स्मॉल सिटी। ठीक है। अब अगला सवाल कि अगर वो शहर का नाम लिख दें तो भाई आप इसको नॉर्मल ही कंसिडर करें। हमें क्या पता कौन से स्मॉल सिटीज हैं और कौन से जो है ना वो लार्ज सिटी हैं। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दी माई सिलेबस, वो मेरे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। वो तो हमें AG ऑफिस जाना पड़ेगा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उनके पास ये लिस्ट मौजूद है कि कौन से स्मॉल सिटीज़ हैं और कौन से लार्ज सिटीज़ हैं। तो इसलिए फ़िलहाल आपने अपने दिमाग में 45% को ही रखना है। क्लियर। तो इसको हम अब सम अप करें कि अभी तक हमने क्या क्या बेटा डिस्कस कर लिया, कितने बेनिफिट डिस्कस किए। नंबर 1 बेसिक सैलरी, नंबर 2 हाउस रेंट अलाउंस, नंबर 3 कन्वेंस अलाउंस, नंबर 4 मेडिकल अलाउंस, नंबर 5 मेडिकल फैसिलिटीज, आगे उसकी टाइप्स। ठीक। उसके बाद हमने कार, और उसके बाद अकोमोडेशन। आपने ऐसे ही याद रखना है, बेसिक सैलरी टोटली टैक्सेबल, हाउस रेंट अलाउंस टोटली टैक्सेबल, कन्वेंस अलाउंस टोटली टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू 10% of the basic salary, medical facility under the contract totally exempt subject to the condition, medical facility not under the contract totally taxable, car right, उसकी क्या देखा जाएगा, मोड ऑफ एक्विजिशन, या तो कॉस्ट या उसकी फेयर मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10% और 5%, अकोमोडेशन रूल ऑफ 45%। ऐसे आपने रट्टा लगा के रखना है इसको। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट्सएप के अंदर मैं क्या करूंगा, आपको मैसेज करूंगा
और या तो उसमें आपको मिलेगा एक टेस्ट मिलेगा, ठीक, उस टेस्ट को आपने सॉल्व करना और उसमें ऑप्शन आ रही होंगी, उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये पेपर में तो नहीं ऐसे आएगा, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ये हमारी मजबूरी है। इसी तरह मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा और आपसे कहूंगा कि आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करें और उसकी पिक्चर मुझे भेजें और उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है जी। जी, अब जिन लोगों ने जाना चाहते हैं वो मीटिंग को लीव कर दें, जो बैठ के मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं। जी मेरा बेटा। सर ये अकोमोडेशन का थोड़ा सा बता दें।